हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चल रहा है टॉपिक, उसकी सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज में मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, आपको पता है लूप कैसा होता है? ऐसा। कोई भी सर्कुलर लूप कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी लूप, किसी भी तरह का लूप, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, लूप का मतलब ही होता है क्लोज्ड। तो कोई भी अगर आपके पास लूप है, चाहे वो सर्कुलर लूप है, चाहे वो कैसा भी लूप है, एक बात ध्यान रखना, वो अपने आप में एक करंट कैरिंग लूप, अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। और इसमें बताया गया कि मान लो लूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या कहीं क्लॉकवाइज होगा। कहा जाता है कि अगर जो करंट है वो अगर आपको लगे कहीं पर कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में याद रखना बेटा, करंट अगर आपको लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज और यहां लग रहा है करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कौन से फेस में? फ्रंट फेस में है। तो यही करंट अगर आप देखोगे पीछे की तरफ वाले फेस में, तो वो क्लॉकवाइज होगा। और बैक, मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, उसका फ्रंट फेस में अगर करंट आपको लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके पिछले फेस में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और मान लो यहां देखो, आपको क्या दिख रहा है कि फ्रंट फेस जो है, जो आगे वाला फेस है, अगर इसमें करंट तुम्हारा क्या है, क्लॉकवाइज फ्रंट फेस में, तो जो बैक फेस होगा, जो इसका पीछे वाला फेस होगा बेटा, उस फेस में जो करंट होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करंट कैरिंग लूप में अगर फ्रंट वाले फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा तो बैक फेस में एंटी क्लॉकवाइज होगा, और फ्रंट फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बैक फेस में क्लॉकवाइज। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जिस फेस में, सुनना ध्यान से, करंट क्लॉकवाइज होगा, तो आपको पता है ना कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट किसी भी फेस में क्लॉकवाइज है, तो आपको मैं बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, वहां की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो वहां की मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आपको अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर तो होती है, वो इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी, ये मैं पढ़ा चुका हूं इस चैप्टर में। और जहां मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, तो ये एक बात बताओ, और जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिस फेस में, तो वहां जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो मैंने क्या बताया और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से इस बात को समझो और सुनो, कि जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा, तो वो फेस में करंट अपने आप में, जहां करंट क्लॉकवाइज होगा जिस फेस में, वो फेस जो होगा आपको पता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। और जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। तो ये तो फिक्स हो गया कि अगर फ्रंट फेस में, ये तो फिक्स हो गया कि अगर फ्रंट फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बैक फेस में क्लॉकवाइज होगा, और अगर फ्रंट फेस में क्लॉकवाइज होगा तो बैक फेस में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये भी फिक्स हो गया कि जहां करंट क्लॉकवाइज होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है, और जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो एक करंट कैरिंग लूप के दो फेसेस हैं, और दोनों फेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। कैसे? अगर एंटी क्लॉकवाइज है फ्रंट फेस में, तो फ्रंट फेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हुआ दिख रहा है, तो इसकी फील्ड आउटवर्ड होगी, तो बैक फेस की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। फ्रंट फेस में अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिख रहा है, तो फ्रंट फेस की फील्ड इनवर्ड होगी, तो बैक फेस की फील्ड आउटवर्ड होगी। यानी एक करंट कैरिंग जो लूप होता है, उसके दोनों फेसेस में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल तो होते हैं, क्योंकि करंट तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, करंट तो अलग है नहीं, करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो दोनों फेसेस, याद रखना कि दोनों फेसेस में करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी।
चाहे फ्रंट फेस पे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे बैक फेस पे हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी एक फेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी तो बैक फेस पे आउटवर्ड होगी। फ्रंट फेस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड आ रही है तो बैक फेस पे इनवर्ड होगी। तो इस कारण, इसलिए कोई भी करंट कैरिंग लूप अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल इसलिए होता है। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल है। इसका रीजन आपके सामने है कि अ करंट कैरिंग लूप will have what? टू फेसेस। ये तो फिक्स से दो फेस होंगे और दोनों फेसेस के पास having same magnitude of what? Magnetic field. In opposite direction. इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको साफ दिख रहा है? आपको साफ दिख रहा है ना बेटा? दो फेसेस होते हैं, लूप का मतलब ही दो फेस। अगर एक फेस पे फील्ड इनवर्ड होगी तो बैक फेस पे आउटवर्ड होगी, फ्रंट फेस पे आउटवर्ड होगी तो बैक पे इनवर्ड होगी। तो इस रीजन से दो मैग्नेटिक फील्ड हैं दोनों तरफ और मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इस कारण से तो लूप जो होता है वो अपने आप में बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है बेटा? एज मैग्नेटिक। इसी कारण से ये बिहेव करता है एज मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल का मतलब, इलेक्ट्रिक डायपोल भी हमने पढ़ा था, वहां पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते थे। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता था, नेचर अपोजिट होता था। यहां करंट कैरिंग लूप किस बेस पे मैग्नेटिक डायपोल बना? दोनों फेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्जेस डिफाइन करता है, यहां मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करता है। अब जब डायपोल बन गया, मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, फ्रंट फेस में क्लॉकवाइज है, बैक फेस में एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां का जो फ्रंट फेस होगा इसका करंट है क्लॉकवाइज, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी इनवर्ड। और जब करंट फ्रंट फेस में क्लॉकवाइज है तो बैक फेस में ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हो आउटवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज वहां फील्ड आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है ना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जिस फेस पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी उसको हम एज अ साउथ पोल कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब वो मैग्नेट बन गया, जब वो मैग्नेटिक डायपोल बन गया, जब वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसके पोल भी आ जाएंगे। तो जिस फेस पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, याद रखना, उसे हम एज अ साउथ पोल कंसीडर करते हैं। और जिस फेस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, याद रखना, उसे हम एज अ नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोई भी ऐसी खुली वायर कभी भी मैग्नेटिक डायपोल नहीं हो सकती। मैग्नेटिक डायपोल वही बनेगा जिसके दो फेस होंगे, और फेस कब बनेगा? जब लूप बनेगा। चाहे लूप किसी भी शेप में हो, सर्कल में हो, स्क्वायर में हो, डजंट मैटर, बस लूप बनना चाहिए। लूप बनेंगे तो दो फेस बनेंगे, दोनों फेस पे मैग्नेटिक फील्ड पक्की बात है इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगी, तभी वो दोनों अपने आप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा बिहेव करेंगे। अब कौन से फेस को हम साउथ पोल मानेंगे? जहां फील्ड इनवर्ड होगी। कौन से फेस को नॉर्थ पोल मानेंगे? जहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। याद रखना इन सब बातों को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग कहते हैं कि जब कोई भी चीज, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक डायपोल हो, अब लोग कहते हैं कि अगर कोई भी चीज जब डायपोल बन जाता है तो उसका एक डायपोल मोमेंट होता है। तो एम को मान लो, व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है। तो जब ये मैग्नेट बन गया, जब ये डायपोल बन गया, जब ये अपने आप में एक डायपोल बन गया, तो इसका डायपोल मोमेंट भी होता है। और आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है N × I × A। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। इसका फॉर्मूला क्या है? N × I × A। N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स।
I for current, A for area, याद रखना, N for what, number of turns, I for what, current, A for what, area। ये होता है क्या, ये क्या होता है बेटा, याद रखना, ये होता है उस मैग्नेटिक डायपोल का एक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला है, NIA, N इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, I इज व्हाट, करंट, एंड A इज व्हाट, एरिया। हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है, तो इस मैग्नेटिक डायपोल का भी डायपोल मोमेंट होगा, M से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रोस्टैट्स में P से करते थे, वहां चार्ज होते थे इक्वल एंड अपोजिट, यहां मैग्नेटिक फील्ड होती है इक्वल एंड अपोजिट एट द बोथ फेस। वहां डायपोल मोमेंट का कुछ और फॉर्मूला, यहां NIA टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो इसकी यूनिट भी बता दो, इसकी यूनिट क्या होगी, टर्न्स की तो होगी नहीं नंबर की, करंट का एम्पियर होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट of that current carrying loop which behave as a magnetic dipole। अब यहां पे लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे लोग बोलते हैं कि सर ये तो पॉइंट बिल्कुल से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, अब कोई डाउट, मुझे पता है, समझ में आ गया। अब यहां पर बेटा जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल क्या है, इफ अ वायर कन्वर्ट इन अ सर्कुलर लूप, convert in a circular loop and also then can convert in a square। क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है आपके पास, ध्यान से सुनो, वो पहले सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हुआ और फिर उसको हम चाहे तो हम अलग लूप, स्क्वायर लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट। इसका रेशियो मैंने पूछा मैग्नेटिक मोमेंट का, याद रखना, जब वो लूप बन गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि लूप बना तो डायपोल बन गया, डायपोल बन गया तो मोमेंट आ गया। ऑफ बोथ करंट कैरिंग लूप इफ सेम करंट, याद रखना बेटा, सेम करंट फ्लोइंग, अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इन बोथ लूप ही तो है आपका, लूप का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल, बोथ लूप इट मींस व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल। अब यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना है, एक वायर है इसकी लेंथ कुछ नहीं पता, तो कंसीडर करेंगे लेट L इज द लेंथ ऑफ वायर। क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, L इज द लेंथ ऑफ वायर। वो कौन सा वायर आपको पता है ना, वही वायर जो एक बार सर्कुलर लूप में बदल गया, और ये वही वायर जो इसको हम स्क्वायर लूप में बदलेंगे, राइट। तो अब सुनो, मान लो ये वायर पहले सर्कुलर लूप में चेंज हो गया जिसका रेडियस r है, इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, तो लिख सकते हैं ना फिर L इक्वल टू 2 पाई r, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि इसी वायर की लंबाई से तो सर्कल बना है, तो सर्कल की लंबाई 2 पाई r होती है, तो L इक्वल टू 2 पाई r की लंबाई से तो बना है। तो यहां से r कितना आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर L अपॉन 2 पाई। फिर से इसका एरिया क्या होगा सर, अभी बता देते हैं सर, सर्कुलर लूप है तो पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर का मतलब कितना, पाई इंटू L स्क्वायर बाई 2 पाई का स्क्वायर कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई कट गया, एरिया आ गया L स्क्वायर बाई 4 पाई।
अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू ए, करंट I नहीं लिया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ है ही नहीं, एक ही लूप बना है, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, I इंटू ए, I कितना नहीं, I तो I ही है, और इंटू ए कितना, L स्क्वायर बाई 4 पाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है बेटा, अब ये बोल रहा है कि अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसी वायर से अब हमने एक स्क्वायर लूप बना दिया, की लंबाई तो L है, मान लो स्क्वायर के साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ कुछ मान लो, ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, लेकिन ये बना है किससे, बना तो वायर से ही है, तो यहाँ पे इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी, ए यानी L इजिकल टू यहाँ कितना हो गया 4a, तो A इजिकल टू कितना आ गया L/4, लेंथ के टर्म में ही लेना है हमें, तो यहाँ से एरिया इसका क्या हो गया इस लूप का, बोलो ए स्क्वायर का मतलब कितना L स्क्वायर बाई 16, चाहे वो इधर का एरिया हो चाहे वो उधर का एरिया हो, हम एरिया लेंगे कैसे, हम तो एरिया लेंगे लेंथ में ही, दोनों को लेंथ में ही बदलेंगे एरिया का, चाहे इधर का एरिया चाहे इधर का एरिया। फिर करंट इसमें सेम ही बोला है, करंट इसमें सेम ले लेते हैं। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 मान लो, फॉर्मूला क्या होगा I इंटू ए, यहाँ का I, यहाँ का एरिया L स्क्वायर बाई 16। अब आपने दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया, दोनों का निकाल दिया, दोनों का मतलब आपने सर्कुलर लूप का भी निकाल दिया और आपने स्क्वायर लूप का भी निकाल दिया। अब क्या करना है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आपने दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सर, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको M1 और M2 का रेशियो पता करना था दोनों केस में। बोलोगे सर यूं हो जाएगा, यूं, मैं बोलूंगा कैसे, बोलोगे ऐसे, दोनों को डिवाइड करो इसको और इसको, तो I L स्क्वायर दोनों में है, कट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 16/4 पाई, आंसर आ जाएगा 4:5, डिवाइड करोगे ना I L स्क्वायर कट जाएगा। बोलोगे सर इस सवाल में दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो है 4:2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप इसलिए अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल होता है, क्यों होता है, इसलिए कि उसके दो फेस बन जाते हैं, एक फेस की फील्ड आउटवर्ड होगी तो अगले की इनवर्ड होगी, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि करंट तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल बनता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेटा, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बोलो कि सर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट समझ में नहीं आया। होता क्या है, आपके पास मान लो एक ऑर्बिट का रेडियस, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ऑन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सोचो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, राइट, जानते हो ना। तो मानो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो इसमें करंट किधर से जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना बेटा करंट। और जैसे इसमें करंट आ जाएगा ऑर्बिट में तो ये ऑर्बिट अपने आप में करंट कैरिंग लूप हो गया, और जब लूप हो गया तो डायपोल बन गया। ये तो है, कोई भी करंट कैरिंग लूप डायपोल होता है। तो ऑर्बिट भी अपने आप में एक डायपोल जैसा बिहेव कर सकता है अगर करंट आ जाए इलेक्ट्रॉन के चलने से। तो जब करंट आ जाएगा लूप बनेगा, डायपोल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वही निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले आप पता करो कि इसको चलने में एक चक्कर में टाइम क्या लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2πr अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी v, इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो किस स्पीड से, v स्पीड से। ओके, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr बाय v। अब मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, अब बताओ इस ऑर्बिट का ना, ये जो ऑर्बिट हमने बनाया इसका एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर लूप एरिया। अब बताओ करंट क्या होगा, तो करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है शुरू से, चार्ज अपॉन टाइम 10 से पढ़ते आ रहे हो, तो चार्ज अपॉन टाइम का चार्ज को हम यहाँ E लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E की जगह पे क्या लिख देंगे 2πr बाई v। तो करंट क्या हो गया है, देखो यहाँ पे EV बाई 2πr। हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला क्या होता है I इंटू ए, टर्न्स तो है नहीं जो टर्न्स लिया जाएगा, I का मतलब यहां देखो क्या है EV बाई 2πr, और एरिया कितना है देखो जरा πr स्क्वायर,
पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, क्या मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बेटा? ई वी आर बाई टू। यस, ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़। अब एक काम करो, इसी इक्वेशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है, अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। पहले टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन, एरिया, करंट बनता है पूरे एक चक्कर पे इलेक्ट्रॉन पे, करंट निकालो, करंट के बाद मैग्नेटिक मोमेंट है आपके पास, I इंटू ए, आई रखो, ए रखो, मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब यहाँ पे आओ और ध्यान से आओ, अब मुझे बताओ, सोच के जवाब देना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? ई वी आर बाई टू। तो 1 मानने की जरूरत नहीं। अब क्या करो बेटा, इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं। हो गया। और आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कोई भी चीज अगर लीनियर मोशन करती है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम, कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या है? सर्कुलर मोशन में है, तो इसके पास कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। कितना हो जाएगा? mvr। mvr का क्या होगा? l। मोमेंटम को p लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को l लिखते हैं। मास इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि एंगुलर मोमेंटम आ जाए, तो आ गया EL/2m। यही फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे लोग इसमें माइनस भी लगा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो यही फॉर्मूला पेपर में आएगा और आप इसको डिराइव कर देना और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए मैंने मास को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि एंगुलर मोमेंटम आ जाए। अब इस फॉर्मूले को मैं एक नया फॉर्म दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं, जरा सुनो। अब आप बेटा m इजिकल टू, ध्यान से सुनना। अब एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, नाम तो सब सुनते हो आप भी साइंटिस्ट से कम थोड़ी हो। बोर्स। बोर्स ने एक थ्योरी बताई कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, nh/2 पाई होता। उन्होंने कहा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2 पाई होता है उनके हिसाब से। उन्होंने एक स्पेशल फॉर्मूला दिया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का nh/2 पाई। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, h जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखना। h होता है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो उन्होंने क्या बताया बोर्स ने कि उनके हिसाब से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh/2 पाई। तो अब क्या करें, बोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, तो E L के जगह पे क्या रख देंगे बेटा? nh/2 पाई, और पहले से नीचे कितना है? 2m। अब m कितना आ गया? n EH/4 पाई m। अब बोलोगे सर इसमें n आपने क्यों अलग किया, बाकी सबको अलग क्यों किया? रीजन सुनो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स, h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स, 4 फिक्स, पाई 3.14 फिक्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स। तो ये सारी की सारी चीजें एक फिक्स कांस्टेंट बन गई। इसे उन्होंने म्यू से इंडिकेट किया, म्यू का नाम रखा बोर्स मैग्नेटम। कांस्टेंट का नाम क्या रखा उन्होंने? बोर्स मैग्नेटम। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में, मैग्नेटिज्म की थ्योरी में बोर्स की एंट्री हो गई, तो पूरे कांस्टेंट का नाम रख दिया बोर्स मैग्नेटम और उसको म्यू से इंडिकेट किया। तो एक फॉर्मूला बनने जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का, नया फॉर्मूला बनना जा रहा है n इंटू म्यू। n इंटू म्यू। और ये जो म्यू देख रहे हो बेटा, जो आप म्यू देख रहे हो, इस म्यू की वैल्यू याद रखना 9.21 इंटू 10 टू द पावर -24। बात को याद रखना, ये म्यू की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -। तो दोनों फॉर्मूले, ये वाला भी फॉर्मूला और ये वाला भी फॉर्मूला, दोनों रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का है। फर्क सिर्फ इतना है, ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म में है, और ये अगर आपको बोल दे कि इलेक्ट्रॉन 10th ऑर्बिट में है, 10वें ऑर्बिट में है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। अब डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये म्यू पता है, n मल्टीप्लाई करो, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए। और अगर एंगुलर मोमेंटम देकर पूछा है कितना एंगुलर मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, नीट, जेई, 11, 12 कहीं पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला ले। तो दोनों तो मैग्नेटिक मोमेंट का ही है, बस फॉर्म हमने बदल दिया
यहां से कौन सी थ्योरी लगा दी मैंने, यहां से लगा दी बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी लगाकर, बोर्स थ्योरी को ही लगाकर मैंने फॉर्मूले का एक नया फॉर्म दे दिया और इस तरह रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का दो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये तो क्लियर हो ही गया क्यों बना ये मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काटेगा चक्कर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उल्टे डायरेक्शन में करंट आएगा, ऑर्बिट अपने आप में लूप बनेगा। पहले टाइम निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद बोर्स की एंट्री करा दे, एंगुलर मोमेंटम ने बताया था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या बताया था बोर्स ने, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है, जिसमें n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है बाकी सब कांस्टेंट। इसको रखो, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, n को साइड करोगे एक फिक्स कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम बोर्स मैग्नेटन कहते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं और इस पूरे कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है 9.27 10⁻⁻⁴। बोर्स मैग्नेटन इसलिए कहेंगे कि बोर्स की थ्योरी, मैग्नेटिज्म की थ्योरी में बोर्स एंट्री मार गया तो बोर्स मैग्नेटन कहते हैं पूरे कांस्टेंट। तो बेटा आज के वीडियो में मैंने पूरा मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया, लूप पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टॉर्क नाम का टॉपिक आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक आएगा, जैसे आप अच्छे हो वैसे टॉपिक भी अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर डालो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और आगे भी शेयर करते रहो। मिलते हैं बेटा, तब तक टेक केयर, बाय।